हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम जो नया चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट। यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं और उन प्रोविजंस को बनाने के पीछे कई कारण थे। जैसे क्या कि उनकी कुछ प्रैक्टिस थी, मतलब जो कस्टमरीज होती हैं, कुछ अपने ट्रेडिशंस थे। तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके कुछ पर्टिकुलर, अगर हम बात करें पार्ट्स की, तो उनके लिए विशेष प्रोविजन बनाए गए हैं। तो वो सब इस चैप्टर में हम जो है वो कवर करेंगे। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 37, जो कि स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 371, यानी कि 370 में क्या था, 370 था हमारा, जो कि एक जम्मू कश्मीर के बारे में बताता था। ठीक है, लेकिन 2019 में इसको खत्म कर दिया गया, और जो ये आर्टिकल को 370 को। अब जो 371 है इसको सब पॉइंट्स में बांटा गया है। जैसे कि इसकी अल्फाबेट बात करें तो ए से लेकर 371, ए से लेकर जे तक जो है वो जो जितने भी स्टेट्स हैं, यानी लगभग 12 स्टेट्स हैं, इनको इसमें रखा गया है। तो 371 से लेकर 371 जे तक पार्ट जो है 21, यानी कि ध्यान रखना है पार्ट कौन सा, 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। और कितने राज्यों के लिए, टोटल 12 राज्य हैं, 12 राज्यों के बारे में बात करता है। अब कौन कौन से, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। यानी कि अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 6 स्टेट तो जो है वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है, और 3 स्टेट जो हैं वो हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न साइड के हैं, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वो हैं। और अदर 3 स्टेट जो हैं वो हैं साउथ इंडिया के। ठीक है, साउथ के। तो ये टोटल जो 12 स्टेट्स हैं, इनको इस पार्ट जो 21 में इनको रखा गया है। अब क्या इंटेंशन था इसके पीछे का, वो मैंने ही बताया कि ताकि ये जो एस्पिरेशन है, लोगों की जो भावना है, इन राज्यों की जो लोगों की भावना है, यानी कि जो बैकवर्ड रीजन्स है इन स्टेट्स का, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्ट, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, और इकोनॉमिकली इनको सपोर्ट दिया जाए। इनको मतलब खासकर इन्हीं लोगों पर जो है वो फोकस किया जाए। इसी उद्देश्य से इनको एक अलग से जो पार्ट बनाया गया है और उसमें इनको रखा गया है। ओरिजिनली जो हमारा जो मूल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ऐसा कोई भी एक स्पेशल प्रोविजन नहीं था। लेकिन जैसे ही बाद में जब ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो संशोधन के माध्यम से समय समय पर इनमें जो है इन राज्यों को मिला लिया गया था। तो वही इसमें बात करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने महाराष्ट्र से। आर्टिकल जो महाराष्ट्र और गुजरात, सबसे पहले है महाराष्ट्र। अब आप पता क्या है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं अब तक की, तो वो एक सीक्वेंस पूछता है कि कौन सा जो आर्टिकल है। जैसे अगर सपोज को क्वेश्चन पूछ ले, 371 जो बी है वो किस स्टेट के बारे में, स्पेशल किस स्टेट के स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करता है। तो ऐसे एक बार आपको जो है ना वो सब याद करने हैं, सीरीज वाइज सीरीज। ज़्यादा इसका अंदर का याद नहीं करना मैटर, लेकिन आपको ये याद करना है इसका जो सिक्वेंस है। तो जो 371 जो है, प्रेसिडेंट इज ऑथराइज, प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है कि वो जो है प्रोवाइड की और पावर दे सकते हैं किसको, गवर्नर, महाराष्ट्र के और गुजरात के। और क्या पावर देंगे कि कुछ एक उन्हें स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कुछ विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ये जिम्मेदारी किसके संबंध में होगी, जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे विदर्भ है, मराठवाड़ा है, और जो रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र है, ऐसे ही गुजरात का सौराष्ट्र है, कच्छ है, एंड रेस्ट ऑफ द गुजरात है। इसके लिए क्या है कि एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड का जो है वो गठन करें। कौन करेगा, गवर्नर, इन राज्य स्टेट पार्ट्स के लिए। दूसरा प्रोविजन ये है कि जो ये बोर्ड जो बनाया गया, डेवलपमेंट बोर्ड जो बनाया गया है, ये जो भी प्रोविजंस बनाएगा या जो भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, तो इसकी जो रिपोर्ट जो है असेंबली की, जो असेंबली स्टेट की असेंबली है, वहाँ पर जो है वो रिपोर्ट वो पेश की जाएगी, ताकि ये पता लग सके कि जो हमारा मेन टारगेट जो है इन एरिया, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का और इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट करने का, कि वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं। ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट जो होती है वो राज्य की विधानसभा में पेश की जाती है हर साल। और जो भी फंड दिया जाता है, ठीक है, तो इन स्टेट्स को, इन पार्ट्स को खासकर ध्यान रखकर जो है उनको एलोकेशन किया जाता है। चौथा है इक्विटेबल अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटी एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यानी कि ये जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में इन लोगों के लिए सामान्य, देखो, शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिल सके, सभी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, उनकी सुविधाएं हैं वो मिल सके, उन्हें रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उन्हें प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो एक फ्रंट पर आ सके। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये सभी जो प्रोविजंस हैं महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में संबंध में बनाए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड का कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल नंबर 31A, यानी कि 371A जो है वो कुछ विशेष प्रोविजंस बताता है नागालैंड के बारे में। पहला प्रोविजंस क्या बताता है कि कोई भी जो एक्ट है पार्लियामेंट के द्वारा, कोई भी एक्ट अगर पास किया जाता है तो वो नागालैंड पर अप्लाई नहीं होगा।
जैसे कि हम देखते हैं कि पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है तो पूरी ऑल ओवर द इंडिया वो लागू हो जाता है, ठीक है। लेकिन नागालैंड के केस में वो ऐसा नहीं है कि नागालैंड में कब तक लागू नहीं होगा, जब तक वहाँ की उनकी राज्य की जो विधानसभा है वो उस चीज़ पर निर्णय नहीं लेती है, तब तक ये डायरेक्टली जो है वो अप्लाई नहीं होगा। यदि अब इसमें बताया गया किसके संबंध में कि यदि कोई भी लॉ जो है पार्लियामेंट का रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिस ऑफ द नागास, नागा की जो प्रैक्टिसेस होती हैं रिलीजियस उससे संबंधित है, या उनके कस्टमरी लॉ से संबंधित है, या उनकी सिविल या क्रिमिनल जो जस्टिस है एडमिनिस्ट्रेशन है उससे संबंधित है, या नागास की ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। इन 4 पॉइंट से यदि कोई भी संबंधित पार्लियामेंट का अगर यदि कोई भी लॉ है तो कब तक अप्लाई नहीं होगा, जब तक कि नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली उस चीज़ को मंजूरी नहीं दे देती है, तब तक वो नागालैंड पर अप्लाई नहीं होगा। वहीं दूसरी बात करें तो जो गवर्नर हैं नागालैंड के, उनको एक विशेष ज़िम्मेदारी दी गई है, और वो क्या है कि जो भी वहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, नागालैंड, असम, मणिपुर, ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, यहाँ पर हिंसा वगैरह देखी जाती हैं। तो यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए, ठीक है, वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपना गवर्न करेंगे, कौन? गवर्नर। और इसकी जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो एक काउंसिल को दी गई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। वो सीधे तौर पर गवर्नर को रिपोर्ट करेगी और गवर्नर जो है उसको उसके अगेंस्ट जो भी डिसीजन है वो लेंगे, ठीक है। तीसरा है द गवर्नर हैज़ टू सिक्योर दैट द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो नागास के लिए जो या नागालैंड के लिए या जो हर स्टेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड एलोकेट किया जाता है उसको सही तरीके से यानी प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर भी जो है वो गवर्नर उसको एलोकेट करेंगे और उसकी रिपोर्ट देंगे, ठीक है। चौथा क्या है कि एक रीजनल काउंसिल कमेटी ऑफ 35 मेंबर्स शुड बी एस्टेब्लिश फॉर द ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि जो नागालैंड का एक सबसे ज़्यादा एक वोलेटाइल जो एक डिस्ट्रिक्ट है वो है ट्वेंसांग। तो ट्वेंसांग के लिए एक विशेष प्रोविजन रखा गया है, ये एक 35 मेंबर की काउंसिल बनाई जाएगी और इस काउंसिल से संबंधित जो भी डिसीजन है, जैसे कि कितने मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशंस होगी, क्या सैलरीज होगी, क्या अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे, ये सब कुछ कौन तय करता है? गवर्नर जो है नागालैंड के गवर्नर तय करेंगे। और ये जो काउंसिल है वो जो भी रिपोर्ट होगी इस ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट के संबंध में वो गवर्नर को रिपोर्ट देगी, और गवर्नर उसको क्या है कि प्रेसिडेंट और राज्य की जो विधानसभा है उसमें वो इस चीज़ को पेश करेंगे। नेक्स्ट है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नागालैंड और फॉर फर्दर पीरियड एज द गवर्नर में स्पेसिफाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रीजनल काउंसिल द फॉलोइंग प्रोविजन विल बी ऑपरेट, यानी कि वही बताया गया है कि जैसे हम जब नागालैंड बना था तो नागालैंड बनने के 10 साल बाद जो है कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट पर लागू होंगे, यानी कि 10 साल तक तो कोई भी एक नया प्रोविजन लागू नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 10 साल हो जाएंगे उसके बाद जो ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट है उस पर जो प्रोविजंस है वो लागू हो सकेंगे। अब कैसे कि यदि गवर्नर जो है वो 10 साल बाद कि कैसे ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट जो है उसको एडमिनिस्टर करना है, कैसे उस पर प्रशासन संभालना है गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो जो भी प्रोविजंस होंगे गवर्नर के वो लागू होंगे। दूसरा है गवर्नर शैल इन डिस्क्रिशन अरेंज फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी प्रोवाइड बाय द सेंटर बिटवीन द ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट एंड रेस्ट ऑफ द नागालैंड, यानी कि गवर्नर क्या है कि अपनी स्वेच्छा से एक अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जो भी फंड पूरे नागालैंड को दिया गया है वो और कितना जो है वो ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा, ये जो है वो खुद से गवर्नर तय करेंगे। इस पर किसी बाहरी कहते हैं काउंसिल की उन्हें कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एनी एक्ट ऑफ नागालैंड लेजिस्लेचर शैल नॉट अप्लाई टू द ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट अनलेस द गवर्नर सो डायरेक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रीजनल काउंसिल, यानी कि जो नागालैंड पर 35 मेंबर की जो कमेटी बनाई गई है वो काउंसिल जो अगर जब तक परमिशन नहीं देती तब तक नागालैंड की खुद की विधानसभा के जो भी कोई भी एक्ट है वो ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट पर जो है वो लागू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नर कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट फॉर द ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट एनी सच रेगुलेशन में रिपील और अमेंड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एनी अदर एप्लीकेशन टू दैट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो गवर्नर मेन पावर जो दी गई है वो किसको दी गई है? गवर्नर। कि गवर्नर जो है वो खासकर ट्वेंसांग जो डिस्ट्रिक्ट है उसके संबंध में कोई भी जो रूल्स वगैरह बना सकता है। नेक्स्ट है एक देयर शैल बी अ मिनिस्टर ऑफ फॉर ट्वेंसांग अफेयर्स इन दी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राज्य की जो विधानसभा है या जो मंत्रिमंडल है उसमें खासकर जो डिस्ट्रिक्ट है ट्वेंसांग उसका एक मंत्री होगा और वो मंत्री जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उस डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट है फाइनल डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट कैन बी मेड शैल बी मेड बाय द गवर्नर इन डिस्क्रिप्शन, यानी कि कोई भी यदि कोई भी मैटर पर कोई भी अगर डिसीजन लेना खासकर किस संबंध में? ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट के संबंध में, तो गवर्नर जो अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं बिना किसी से सलाह मशवरा किए। तो और नेक्स्ट पॉइंट है
The member in the Nagaland Legislative Assembly for ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द रीजनल काउंसिल्स। यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो मेंबर्स चुने जाते हैं, खासकर कहाँ से, ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट से, तो वो सीधे तौर पर उन पीपल्स के द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि जो रीजनल काउंसिल्स बनाई गई हैं वो उन मेंबर्स को चुनते हैं और फिर जाके वो असेंबली में उनको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि जो नागालैंड में सबसे ज़्यादा जो वोलेटाइल, जो हिंसक वाला या कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है, वो ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट। और इसीलिए मेन पावर जो दी गई है वो गवर्नर को दी गई है। ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट के संबंध में कोई भी कैसी भी एक्शन लेनी है तो कौन लेगा? गवर्नर। नेक्स्ट है प्रोविजंस फॉर द आसाम एंड मणिपुर। यानी कि आसाम और मणिपुर के संबंध में क्या है? तो देखो, आसाम के संबंध में ज़्यादा तो कुछ डिटेल में नहीं है, क्योंकि आसाम क्या है कि जो आर्टिकल नंबर 31 में 371 बी जो है वो बताता है कि प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो एक कमेटी बनाएंगे, किसके लिए? आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे जो कि ट्राइबल एरियाज़ के द्वारा जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे। मतलब खासकर वो ये कि यदि कोई भी एक एरिया जो चिन्हित की गई है प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा कि जो आसाम में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है और जिसको ज़रूरत है कि एक अलग से उस पर ध्यान देने की, तो जो गवर्नर है, प्रेसिडेंट जो है, वो उन एरिया से मेंबर को इलेक्ट करेंगे आसाम के लिए। तो आसाम के संबंध में नहीं है, लेकिन एक आसाम को रखा गया है एक स्पेशल कैटेगरी में। नेक्स्ट है मणिपुर को। मणिपुर 371 सी। मणिपुर और नागालैंड दो एक ऐसे स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो अस्थिरता और जो हिंसा वगैरह देखी जाती है। और हाल फिलहाल अभी भी जो न्यूज़ में है वो मणिपुर रहा था। तो मणिपुर के संबंध में क्या है कि प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो एक कमेटी बनाएगा। कमेटी किसके लिए? मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें मेंबर्स होंगे और कहाँ के? हिल एरियाज ऑफ द स्टेट, यानी कि मणिपुर की जो हिल एरियाज है उनके मेंबर्स होंगे इस कमेटी में। दूसरा है प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट निर्देश देगा किसके लिए? गवर्नर के लिए, कि कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि वो इस कमेटी के साथ में जैसा जो चाहे वो काम करेगा। तीसरा है गवर्नर जो है वो एनुअली रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है, पेश करता है प्रेसिडेंट के लिए कि जो हिली एरिया जो चिन्हित की गए हैं मणिपुर में आर्टिकल 371 सी में, उन हिली एरियाज का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उस संबंध में जो है वो हर साल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरियाज। अभी हमने कवर किया ये। तो ये कुछ प्रोविजंस थे वो आसाम और मणिपुर के संबंध में थे। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 371 डी, यानी कि जो 71 डी और ई, दो स्टेट्स हैं, दो आर्टिकल्स हैं, और दोनों किसके बारे में बताते हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यानी कि पहले जो तेलंगाना था वो इसी में अलग से कोई नहीं था, आंध्र प्रदेश के अंदर ही था। इसमें जो दूसरा आर्टिकल है 371 ई, ये बेसिकली बात करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो आंध्र प्रदेश में 2014 में आर्टिकल 371 डी है, इसको बढ़ा दिया गया था कहाँ तक? तेलंगाना स्टेट में, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था 2014 में, उसके बाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए 371 डी। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 371 डी जो है किस स्टेट पर अप्लाई होता है, तो दोनों ही होंगे। अगर ऑप्शन में अलग अलग दे रखा है तब भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, दोनों स्टेट पर ये लागू होता है। अब इसके संबंध में क्या है कि प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि क्या वो प्रोवाइड इक्विटेबल opportunities and facilities for the people belonging to the different part of the state in the matter of public employment education different provisions can be made for various part of the states। यानी कि प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो जैसा चाहें, यानी कि जैसा चाहें का मतलब है कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो एक चिन्हित एरिया है उनमें उन लोगों की बढ़ोतरी के लिए, उनको मतलब एक आगे लाने के लिए सभी को सामान्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, शिक्षा को महत्व वहाँ पर बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो और भी जो भी पार्ट्स हैं उनके अलग अलग पार्ट्स हैं, उनमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्रोविजंस वो प्रेसिडेंट बनाएंगे। दूसरा, इससे एव प्रोविजन द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज सिविल पोस्ट इन लोकल कैडर फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट्स एंड प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लोकल कैडर। यानी कि यदि कोई भी वैकेंसी निकलती है लोकल कैडर में, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो एरियाज जो है जो चिन्हित एरियाज हैं उनके लोगों के लिए जो जॉब्स हैं उनको रिजर्व किया जाएगा। कौन करेगा? गवर्नर। और ये किसके आदेश पर करेंगे? प्रेसिडेंट के। तीसरा है प्रेसिडेंट जो है वो मे प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन द स्टेट टू डील विद द सर्टेन डिस्प्यूट एंड ग्रीवेंस रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट अलॉटमेंट प्रमोशन टू द सिविल पोस्ट इन द स्टेट। यानी कि जो भी नियुक्ति से संबंधित होता है, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का मतलब है जो भी लोग अधिकारी जो होते हैं उनके अगेंस्ट यदि कोई कंप्लेंट वगैरह आती है तो उनकी जो सुनवाई होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। तो इसको स्थापित किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है आर्टिकल 371 ई, एम्पावर द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी
इन द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश। यानी कि आर्टिकल नंबर 371D जो है वो बात करता है कि कैसे ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रशासन से संबंधित यदि कोई भी नियम बनाने हैं, कैसे उसको गवर्न करना है। जबकि 371 जो ई है वो बात करता है कि पार्लियामेंट जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर सकती है, और कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन ये पूछा कि 31E जो है किसके लिए, खासकर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम जैसे कि पता है कि पहले ये एक इंडिया का पार्ट नहीं था, बाद में इसको मिलाया गया है, ठीक है। तो द 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 मेड सिक्किम ऑफ फुल फ्लैज स्टेट। यानी कि 72 में तो इसको मिला दिया था, 1972 में, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 75 में। और किस संशोधन के द्वारा, तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके द्वारा सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था तब, 371F, और 371F जो है वो सिक्किम को एक उस कैटेगरी में होता है जहाँ की विशेष प्रोविजन बनाए गए कुछ स्टेट्स के। तो इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे थे कि जो सिक्किम की विधानसभा होगी उसमें कम से कम 30 मेंबर होंगे, एक सीट जो है इसकी पार्लियामेंट में फिक्स की गई थी। और बात करें अगर हम यहाँ की हम, तो प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सिक्किम पॉपुलेशन, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर द नंबर ऑफ सीट इन द सिक्किम लेजिस्लेटिव विच में भी बिलोंग टू। यानी कह रहे हैं कि यदि सिक्किम की कोई ऐसी पॉपुलेशन या कोई अलग तबके का जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट को पावर दी, कोई रूल्स बना सकती है। अब रूल्स कैसे, अगर उनको लगता है कि यदि कोई भी एक विशेष वर्ग जो है सिक्किम में वो एक, मतलब ये कह सकते हैं कि पीछे बैकवर्ड में है, तो वो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, राज्य की विधानसभा है, उसमें उसकी सीट जो है वो फिक्स कर देगी। दूसरा क्या है कि डिलिमिटेशन ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज फ्रॉम विच कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सच सेक्शन अलोन में स्टैंड फॉर द इलेक्शन। यानी कि जो सीट फिक्स की गई है विधानसभा में सिक्किम की, तो उस पर जिस वर्ग के लिए फिक्स की गई है, जिस सेक्शन के लिए जो वो है फिक्स की गई है, केवल उसी का ही कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। ये चीज़ें उसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट है, चौथा है, गवर्नर shall have the special responsibility for the peace and for equitable arrangement for ensuring the social economic advancement of the different section of the Sikkim population। यानी कि गवर्नर को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों के लिए जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो उनके एडवांसमेंट के लिए कि वो कोई जैसा चाहें वैसा अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड टू सिक्किम एनी लॉ विच इज इन फोर्स इन अ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। यानी कि इंडिया यूनियन के द्वारा, मतलब कह सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं वो पूरे इंडिया पर लागू होते हैं, लेकिन अगर सिक्किम पर लागू होंगे तो किसके द्वारा होंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है उस चीज़ को अगर मंजूरी देते हैं तभी वो लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रोविजन फॉर द मिजोरम्स। यानी कि मिजोरम के लिए क्या प्रोविजंस रखे गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 371G है, वो बताता है कि द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेड टू द फॉलोइंग मैटर्स शुड नॉट बी अप्लाई टू द मिजोरम। यानी कि कुछ मामलों में ऐसे मामले हैं जिन पर यदि पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी एक्ट पास किया जाता है तो वो लागू नहीं होगा जब तक कि मिजोरम की विधानसभा उस लॉ पर अपनी सहमति नहीं दे देती है। और वो किससे संबंध, जैसे हमने देखा था नागालैंड के संबंध में, वैसे ही यहाँ पर है, यदि मीजोस की कोई रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है, या मीजो की कस्टमरी लॉ से जुड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द मीजो कस्टमरी लॉ, या ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड से संबंधित यदि कोई भी इन 4 प्रोविजन से यदि कोई भी रिलेटेड लॉ है पार्लियामेंट का, तो वो डायरेक्टली जो है वो लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य की विधानसभा उस पर अपनी सहमति नहीं दे देती। दूसरा प्रोविजन है, मीजो की लेजिस्लेटिव असेंबली है इज टू कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। यानी कि उसकी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 40 मेंबर तो होने ही चाहिए मिजोरम की। नेक्स्ट प्रोविजन है वो है अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 371H। 371 जो H क्या बताता है कि गवर्नर जो है अरुणाचल प्रदेश के, उनको एक स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और ये किसके संबंध में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो किससे रिलेटेड है, किसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री जो है वो चाइना से जुड़ी हुई है। इसीलिए यहाँ पर जो कंट्रोल रखा गया है वो सेंटर के द्वारा एक गवर्नर से रखा गया है, गवर्नर के थ्रू जो है इस पर कंट्रोल रखा गया है। अब इसमें क्या है कि द गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्साइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट एंड इट डिसीजंस इन द फाइनल। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह मशवरा करने के बाद जो भी निर्णय लिया जाता है वो फाइनल होगा।
स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर सेल सीज व्हेन द प्रेसिडेंट टू डायरेक्ट, यानी कि विशेष जिम्मेदारी उसकी कब खत्म हो जाती है गवर्नर की, जब प्रेसिडेंट कोई भी अगर निर्देश देते हैं तब गवर्नर अपने डिस्क्रिशन में रहकर काम नहीं करते हैं बल्कि प्रेसिडेंट के अंडर रहकर काम करते हैं। दूसरा पॉइंट है द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कम से कम 30 मेंबर तो होने ही चाहिए। तो 371 एच किसके बारे में बात करता है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है गोवा। गोवा के बारे में बात करता है 371 आई, कि गोवा की जो विधानसभा है उसमें कम से कम कितने मेंबर्स होंगे, 30 जो मेंबर होंगे। अभी है लास्ट कौन सा है, कर्नाटक, प्रोविजन ऑफ द कर्नाटक 371 जे। तो प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर द गवर्नर ऑफ कर्नाटक वुड हैव स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है गवर्नर को, कि वो एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो सेटअप करेंगे, और ये किस रीजन के लिए, हैदराबाद और कर्नाटक रीजन के लिए, यानी कि दोनों की जो बाउंड्री एरियाज है, इधर अगर हम बात करें ये कर्नाटक है और इधर अगर हैदराबाद है, तो इसकी जो बाउंड्री पर जो भी बॉर्डर एरियाज हैं इनके डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड जो है वो सेटअप किया जाएगा। मेकिंग अ प्रोविजन दैट अ रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बोर्ड वुड बी प्लेस्ड एवरी ईयर बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इस बोर्ड के द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो हर साल जो है विधानसभा में पेश की जाएगी, और दोनों की, कर्नाटक की अलग, हैदराबाद की अलग। इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ द फंड फॉर द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द रीजन, यानी कि जितना फंड इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए दिया गया था उसका सही से यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, और कैसे उसको एलोकेट करना है, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नर की। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ सीट, यानी कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यानी शैक्षिक संस्थान है इन रीजन के, यानी कि हैदराबाद और कर्नाटक की जो बाउंड्री एरियाज हैं इन रीजन्स के स्टूडेंट के लिए जो सीटें हैं, कुछ सीटें फिक्स की गई हैं स्कूल्स में। पांचवा पॉइंट है द रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट इन द रीजन पर्सन हु बिलोंग टू द रीजन, यानी कि वो अगर राज्य सरकार के द्वारा कोई भी अगर वैकेंसी निकाली जाती है तो इस क्षेत्र में जो है केवल इसी रीजन्स के पीपल्स के लिए वो रिजर्व की जाएंगी, यानी बाहरी कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 371 जे जो है, जो बात करता है हैदराबाद और कर्नाटक रीजन की, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया था, 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 में जोड़ा गया था। स्पेशल प्रोविजन इसका पीछे क्या था, मतलब कर्नाटक के पीछे उनको उद्देश्य यही था कि यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको इस्टेब्लिश करना, बराबर जो है फंड का एलोकेशन करना, ताकि जो भी डेवलपमेंट में जो भी ज़रूरत है वो पूरी हो सके इस क्षेत्र की, और जो यहाँ के पीपल्स हैं उनको रोज़गार मिल सके, और अपनी जो एजुकेशन है वो एक सही एजुकेशन उनको मिल सके। तो इस चीज़ों के संबंध में जो 371 जे जो है वो जोड़ा गया था। तो इस तरीके से हमने जो सभी आर्टिकल्स थे, स्पेशल जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं जिन स्टेट्स के लिए, वो हमने कवर किए। अगर हम एक बार दोबारा से अगर बात करें तो कौन कौन से हैं, तो देखो 371 किसकी बात करता है, 370 बात करता है महाराष्ट्र और गुजरात की, महाराष्ट्र और गुजरात की बात करता है। 371 ए किसकी बात करता है, खासकर नागालैंड की, ठीक है। 371 बी बात करता है आसाम की। 371 सी इसकी बात करता है मणिपुर, और 371 डी जो बात करता है, किसकी बात करता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहीं ई जो बात करता है वो करता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, और कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। एफ जो बात करता है कहाँ की, सिक्किम। ई एफ की बात क्या आता है, जी बात करता है मिजोरम की। जी के बाद एच बात करता है अगेन अरुणाचल प्रदेश की। आई जो बात करता है गोवा की बात करता है, वहीं जे जो बात करता है वो कहाँ करता है, अभी लास्ट देखा था हमने कर्नाटक। तो इस तरीके से जो 12 स्पेशल स्टेट्स बनाए गए हैं, मतलब 12 जो स्टेट्स हैं उनकी कुछ एरियाज़ के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, वो हमने कवर किए इस चैप्टर में। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं।